हम कल पहुंच गए थे मानव जनन में। अंत में देख रहे थे वृषण की संरचना, और वृषण की संरचना में हमने दो प्रकार की कोशिकाओं के ऊपर चर्चा की थी। वृषण में एक तो अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लेडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, और उसी में हमें देखने के लिए मिलेंगी सर्टोली कोशिकाएं। तो अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर नर जनन अंग और उनके कार्यों के बारे में, मतलब जितना अभी आप इसमें पढ़ चुके हैं नर जनन तंत्र में, इससे संबंधित यदि हम शॉर्ट पॉइंट निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि नर जनन अंग कौन से होते हैं और उनके प्रमुख कार्य कौन से होते हैं। तो एक साइड तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रजनन अंग का नाम लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रजनन अंग का नाम, और साथ में देखेंगे उस प्रजनन अंग के काम क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रजनन अंग के क्या हो जाएंगे, कार्य। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो प्रजनन अंग होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ढूंढने का प्रयास ना करें, नहीं लिखा है। प्रजनन अंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में क्या हो जाएगा, प्राथमिक जनन अंग, या तो आप जनन अंग लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, प्रजनन अंग लिख सकते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग के रूप में कौन काम करता है, हम नर की बात कर रहे हैं। ये हम किस में देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं नर में, ये नर में देख रहे हैं। तो प्राथमिक जनन अंग के रूप में जो नर होता है, नर में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, वृषण देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं, वृषण, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक जोड़ी। और ये क्या कहते हैं, ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। वृषण का काम क्या रहता है, वृषण का काम रहता है युग्मक निर्माण की क्रिया करना, युग्मक निर्माण की क्रिया करना। इसके साथ साथ लिंग हार्मोन्स का निर्माण करना या लिंग हार्मोन्स का स्रावन। लिंग हार्मोन्स का श्रावण या स्त्रावण। ये हमने किस में देखा, वृषण में देखा, जो किसके रूप में होते हैं, प्राथमिक जनन अंग के रूप में होते हैं। इसके पश्चात अब हम पुरुष में पढ़ेंगे किसके बारे में, द्वितीयक जनन अंग के बारे में। द्वितीयक जनन अंग के बारे में। अब इसमें हमें यह देखना है कि जो द्वितीयक जनन अंग होते हैं, द्वितीयक जनन अंग के अंतर्गत एक तो हमें यह भी देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। दूसरा हमें यह भी देखने के लिए मिल जाएगा कि जो द्वितीयक जनन अंग होते हैं, उन द्वितीयक जनन अंगों के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वृषण के और आगे चलेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अधिवृषण देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, अधिवृषण देखने के लिए मिलेगा। ये अधिवृषण क्या करता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन करने का कार्य करता है। अधिवृषण का कार्य क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, शुक्राणुओं का परिपक्वन करेगा। परिपक्वन यानी शुक्राणुओं को परिपक्व करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इसके साथ साथ परिपक्व करने के साथ साथ इन शुक्राणुओं का यहाँ पर क्या हो जाएगा, संग्रहण भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संग्रहण ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक तो हमें यह भी देखने के लिए मिल गया कि जो अधिवृषण है वो द्वितीयक जनन अंग के अंतर्गत आते हैं, और ये भी देखने के लिए मिल गया कि अधिवृषण के द्वारा शुक्राणुओं का परिपक्वन या परिपक्वन की क्रिया यहाँ पर की जाती है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो शुक्र वाहिका अगला जो अंग हो जाएगा, अगले अंग के रूप में क्या हो जाएगा, शुक्र वाहिका हो जाएगा। शुक्र वाहिका शुक्राणुओं का संग्रहण करती है। शुक्र वाहिका ये क्या करेगी, जो शुक्राणु होंगे उन शुक्राणुओं का क्या करेगी, संग्रहण करेगी। और संग्रहण के साथ साथ इन शुक्राणुओं के स्थानांतरण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी शुक्राणुओं का
संग्रहण करने के साथ साथ शुक्राणुओं का क्या होता है, स्थानांतरण भी होता है। शुक्राशय, अगले भाग को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्राशय हो जाएगा। शुक्राशय का क्या कार्य रहता है, यह वीर्य के तरल भाग के निर्माण में सहायता करता है, या वीर्य के तरल भाग का संश्लेषण करता है। वीर्य आपको ऐसे लिखना है, वीर्य इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है शुक्र, या इसी का नाम क्या होता है, सीमन। तो वीर्य का जो तरल भाग होता है, तरल भाग, इस तरल भाग का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है। वीर्य के तरल भाग के संश्लेषण का जो कार्य किया जाता है, संश्लेषण यानी किसी चीज का निर्माण करना, तो संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, शुक्राशय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का हमने आपको दूसरा नाम बताया था, इसी को क्या कहा जाता है, प्रस्थ ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये प्रस्थ ग्रंथि क्या करती है, वीर्य के तरल भाग का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है, वीर्य के तरल भाग का, तरल भाग का निर्माण करती है। यानी इसके द्वारा एक दूध के समान द्रव का क्या किया जाता है, स्राव किया जाता है, जो आपको कल बताया था, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और काउपर्स ग्रंथि, अगली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर काउपर्स ग्रंथि हो जाएगी। काउपर्स ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है, क्षारीय द्रव का स्राव किया जाता है। किसका स्राव किया जाता है, क्षारीय द्रव का स्राव किया जाता है। देखिए ये जो क्षारीय द्रव होता है, ये क्या करता है, मूत्र मार्ग को जीवाणु विहीन बनाने का क्या करता है, कार्य करता है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसके पश्चात अगले अंग के रूप में यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मूत्राशय। देखो एक इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मूत्राशय देखने के लिए मिलेगा द्वितीयक जनन अंग के अंतर्गत। और मूत्राशय क्या करता है, मूत्राशय वीर्य एवं मूत्र का संवहन करने का कार्य करेगा। तो हालांकि यहाँ मूत्राशय में वीर्य के बारे में तो वैसे तो नहीं लिखा जा सकता है, हम केवल इतना भी लिख सकते हैं, मूत्र के संग्रहण का कार्य करता है। मुख्य रूप से तो इसका काम क्या रहता है, मूत्र के संग्रहण का कार्य रहता है। अब कुछ पॉइंटों में यह भी बताया गया है कि जो वीर्य होता है, वीर्य के संवहन का भी ये क्या करता है, कार्य करता है। और द्वितीयक जनन अंग के रूप में यदि हम देखें तो हमें लास्ट में एक पॉइंट और देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं, शिश्न कहते हैं। तो यहाँ पर आप शिश्न में लिख सकते हैं, यह किसके रूप में होता है, ये मैथुन अंग के रूप में होता है, मैथुन अंग के रूप में होता है, जो मैथुन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ऐसे लिख सकते हैं, जो कि किसकी क्रिया में, मैथुन की क्रिया में। मैथुन को ही हम क्या कह सकते हैं, संभोग कह सकते हैं। मैथुन का ही एक और नाम होता है, इसी को हम सहवास कह सकते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में सेक्स कह सकते हैं। तो मैथुन अंग में, मैथुन अंग के रूप में होता है, जो मैथुन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। अब देखो यहाँ से दो चीजें निकल करके हमारे सामने आई। एक तो हमें ये भी देखने के लिए मिला कि जो नर है यानी जो पुरुष है, इसमें प्राथमिक जनन अंग के रूप में क्या होता है, वृषण होता है। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो वृषण होता है, ये किसके रूप में कार्य करेंगे, यहाँ पर जनन के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इनके द्वारा युग्मकों का निर्माण होगा, और जो लिंग हार्मोन्स होते हैं, वो लिंग हार्मोन्स भी कैसे होते हैं, स्रावित होते हैं। बाकी हमने द्वितीयक अंगों को देखा, अब क्या है, ऑब्जेक्ट बनेंगे। इनमें से कोई ना कोई बिंदु दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रजनन अंग है या कौन सा नहीं है।
या ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अंग नर जनन तंत्र से संबंधित है, या फिर कौन सा अंग नर जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, मूत्राशय, तो हालांकि दोनों जगह कॉमन चीज है, नर और मादा दोनों में ही देखने के लिए मिलेगा। और जो शुष्न है ये आपके किससे संबंधित होते हैं, नर से संबंधित होते हैं या नर जनन तंत्र से संबंधित होते हैं। यहाँ से अच्छे खासे ऑब्जेक्ट और बाकी का कल के पूरे लेक्चर का रिवीजन था ये। अब इसके पश्चात यदि हम देखें तो जैसे अभी अपन बार बार यूज कर रहे थे सीमन या शुक्र या फिर जैसे हम क्या कह रहे थे, वीर कह रहे थे, तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। या तो हम सीमन नामक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम शुक्र लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वीर लिख सकते हैं। सीमन, शुक्र या वीर क्या है? सामान्यतः शुक्राणुओं, शुक्राशय द्रव और दोनों प्रकार की ग्रंथियां। यहाँ पर हमें किसको लेके चलना है? एक तो क्या रहेगा, शुक्राणु रहेगा, तो शुक्राणुओं, शुक्राशय, शुक्राशय के द्वारा क्या होगा, द्रव का क्या होगा, स्राव होगा। शुक्राशय के द्वारा किसका स्राव होगा, द्रव का क्या होगा, स्राव होगा। और प्रस्थ ग्रंथि, ऐसे लिखेंगे इसको शुद्ध, प्रस्थ ग्रंथि। और एक और ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। इन सब का जो स्राव होता है, इन सब का जो स्राव होता है, इनसे जो द्रव निकलता है, इन सब के स्राव को एक साथ हम क्या कहते हैं, सीमन या शुक्र या फिर क्या कह सकते हैं, वीर कह सकते हैं। अब मैथुन की क्रिया के अंतिम चरण में यदि हम देखें, अभी हमने आपको नाम बताया, उसी को हम मैथुन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संभोग कहते हैं। ये शब्द बार बार उपयोग होंगे, इसलिए हम इस बार पूरे शब्दों को डिटेल में बता देंगे। सहवास, और सबका मतलब होता है सेक्स। तो मैथुन के अंतिम चरण की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैथुन के अंतिम चरण में। यहाँ पर मैथुन के अंतिम चरण की क्रिया में यदि हम देखें तो एक गाढ़े सफेद द्रव के रूप में, यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसके रूप में, एक गाढ़े सफेद द्रव के रूप में क्या निकलता है, वीर निकलता है। या फिर जो द्रव निकलता है उस द्रव को क्या कहा जाता है, वीर कहा जाता है। अब मनुष्य के एक स्खलन में ये ऑब्जेक्ट भी बनेगा, यहाँ से ये मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। एक स्खलन में, एक स्खलन में, इसका मतलब है कि एक बार मैथुन क्रिया के अंतिम चरण में एक, उसको हम क्या कह सकते हैं कि एक बार स्खलन की क्रिया में यदि द्रव की मात्रा को देखें तो कितना द्रव निकलता है, यहाँ पर ये हो जाएगा 2.5 मिली से लेकर के ये हो जाएगा आपका 3.5 मिली। ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू पूछी जा सकती है कि मनुष्य एक बार मैथुन के अंतिम चरण में या फिर स्खलन की क्रिया के पश्चात कितने द्रव को या फिर कितने वीर का क्या करता है, स्खलन करता है। तो 2.5 से 3.5 मिली वीर निकलता है। तो इसमें 20 से 40 करोड़, इस द्रव में हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, 20 से 40 करोड़ शुक्राणु देखने के लिए मिलेंगे। इतनी इनकी संख्या होती है। और इन 20 से लेकर के 40 करोड़ शुक्राणुओं में जो सबसे ताकतवर शुक्राणु होता है, सबसे अच्छा शुक्राणु होता है, वही आगे जाकर के निषेचन की क्रिया को पूरा करता है, फिर जाकर के संतान की प्राप्ति होती है। तो 20 से 40 करोड़, बात समझ रहे। इन 20 से 40 करोड़ में जो सबसे पावरफुल रहेगा, आप समझो अपने आप को बायोलॉजिकल सोचो, माइंड में गंदे ख्यालों की जगह आप ये समझो कि 20 से 40 करोड़ शुक्राणु थे, उनमें से एक हैं आप, बायोलॉजिकल यदि अपन सोचें तो।
तो अलग तो होंगे ही होंगे। यदि अपन किसी चीज को सही रास्ते पर ले जाएं तो अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अब इतने, एक तो इतनी संख्या बताई गई है, अब इस संख्या में अभी बताया गया कि इनमें से 80% शुक्राणु जो होते हैं, ये 80% शुक्राणु ही केवल किस अवस्था में होते हैं, जीवित अवस्था में होते हैं। इनमें से 80% शुक्राणु ही केवल किस अवस्था में होते हैं, जीवित अवस्था में होते हैं। तो मान के चलो 20 से 40 करोड़ शुक्राणुओं का 80% अपन निकाल लेंगे तो वो शुक्राणु अपने कैसे होंगे, जीवित अवस्था में होंगे। अब इसके अलावा यदि हम देखें, अब जो वीर होता है, वीर में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ये तो हमने ठीक है देख लिया कि भैया 20 से 40 करोड़ क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। और एक बार यदि इस नंबर को अपन देखें तो ऑब्जेक्ट बना सकता है। ये 2.5 मिली से 3.5 मिली, ये जो वैल्यू है ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगी, जिसमें से 80% शुक्राणु ही किस अवस्था में पाए जाते हैं, जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। अब प्रोटीन, कैल्शियम, साइट्रेट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा। प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इसमें हमें कैल्शियम साइट्रेट देखने के लिए मिलेगा, और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो हमें कार्बोहाइड्रेट आदि देखने के लिए मिलेगा। ये सब किस में पाया जाता है, ये सब वीर या सीमन, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं, ये सब हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो दैनिक जीवन से संबंधित तो है ही, क्योंकि साइंस तो दैनिक जीवन से संबंधित होती ही है। केमिस्ट्री में भी आपको बताया था, अप्लाई कैसे करना है वो डिपेंड करता है। तो ये आपकी यहाँ पर शुक्र, वीर या सीमन पर क्या हो जाएगी, एक टिप्पणी हो जाएगी। इसके पश्चात यदि आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहा है, कहीं लिखा है क्या स्खलन, यदि आपको ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है स्खलन, तो स्खलन हम कहते किसे हैं, शिश्न से वीर के निकालने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, स्खलन कहा जाता है। तो यहाँ से ये स्खलन की परिभाषा भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके पश्चात अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं पुरुषों में यौवन आरंभ अवस्था के बारे में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुषों में यौवन आरंभ अवस्था, पुरुषों में यौवन आरंभ अवस्था, पुरुषों में यौवन आरंभ अवस्था मतलब अपन अपनी भाषा में इसके लिए क्या कहते हैं, जवानी शब्द का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जवानी शब्द का उपयोग करते हैं। तो आपने एक लाइन सुनी है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी जिस ओर जा रही है उस ओर जमाना लेके जा रही है वो है। तो हालांकि अपन वापस लौट के आएंगे किस पर, पुरुषों में यौवन आरंभ अवस्था पर। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा, पुरुषों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 12 से लेकर के 16 वर्ष, अभी आप इसी एज में हैं, 12 से लेकर के 16 वर्ष, 11वीं 12वीं 9 10 11वीं 12वीं का जो बच्चा रहता है वो इसी अवस्था में रहता है। और इस अवस्था में यदि उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया तो जीवन सफल है, अन्यथा जय हरि की, काम खत्म। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, 12 से लेकर के 16 वर्ष की आयु जो होती है, 12 से 16 वर्ष की आयु में, इस आयु में क्या होता है, 12 से 16 वर्ष की आयु में जो पुरुष होता है, पुरुषों के जो नर जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग, ये नर जनन अंग कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। पुरुषों में नर जनन अंग कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। 12 से लेकर के 16 वर्ष की आयु में पुरुषों में नर जनन अंग कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, यौवन आरंभ अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है,
यौवन आरंभ अवस्था कहा जाता है या प्यूबर्टी भी कह सकते हैं। तो आप इसी को सीख लें। हालांकि यौवन आरंभ अवस्था इंग्लिश में यदि सीखना है तो ये इंग्लिश वर्ड आपका हो जाएगा। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में यदि हम देखें तो जो वृषण होते हैं पुरुषों में, वृषण किसके रूप में पाए जाते हैं, जनन के रूप में पाए जाते हैं। और वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, हार्मोन्स, ये क्या हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का नाम क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ये क्या हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा। ये हार्मोन्स इस अवस्था में कैसा होने लगता है, स्त्रावित होने लगता है। 12 से 16 वर्ष की आयु में पुरुषों में जो वृषण पाए जाते हैं, वृषणों से यदि अपन देखें तो 12 से 16 वर्ष की आयु में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स कैसा होता है, विकसित होने और स्त्रावित होने लगता है, जो बालकों के ऐसे लक्षणों के विकास को क्या करता है, उत्तेजित करता है। बालकों के ऐसे लक्षणों के विकास को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जो जनन की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। जनन की परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब यह है कि अब वो संतान उत्पन्न करने में कैसा हो गया है, सक्षम हो गया है। तो ये हार्मोन्स क्या करता है, विकास करता है। किसमें विकास करेगा, जनन अंगों में विकास करेगा। जनन अंगों में क्या लाएगा, जनन अंगों में लाएगा परिपक्वता लाएगा। और जनन अंगों में परिपक्वता से क्या होगा, जो नर होगा वो संतान उत्पन्न करने में कैसा हो जाता है, सक्षम हो जाता है। और यहाँ पर जो विकास के दौरान जो यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं, विकास के दौरान यहाँ पर जो लक्षण बताए गए हैं, इन लक्षणों को क्या कहा जाता है, इन लक्षणों को कहा जाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। कौन से लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण किन्हें कहा जाता है। यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, SSC। अब इसमें हमें देखना है पुरुषों में कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो सामान्यतः आपको देखने के लिए मिलेगा इस आयु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले तो यदि हम देखें जो भी परिवर्तन होंगे वो पुरुषों में होने वाले हैं। तो जो आवाज़ होती है वो आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी। अब आप ऐसे समझिए कि अब पुरुष का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। सीधी सीधी सी बात ये हो गई। आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। चेहरे और दाढ़ी पर क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। चेहरे और दाढ़ी पर, साथ में ये भी लिख सकते हैं गुप्तांगों पर बाल आ जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, कंधे चौड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कंधे, ये धा धनुष का बना है भैया, ठीक है, बना देते हैं अच्छे से। कंधे कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जो पुरुष का जो शरीर होता है, ये शरीर बलशाली हो जाता है, बलशाली हो जाता है, ताकतवर व्यक्ति जिसको अपन कह सकते हैं। तो शरीर कैसा हो जाता है, बलशाली हो जाता है। और हट्टा कट्टा व्यक्ति जिसे अपन कह सकते हैं, इसके लिए अपन सुडोल शब्द का क्या कर लेते हैं, उपयोग। तो व्यक्ति का शरीर शक्तिशाली और कैसा हो जाता है, सुडोल हो जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इस अवस्था में क्या होने लगता है, इस अवस्था में वीर्य का निर्माण होने लगता है। वीर्य का
निर्माण होने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भैया, बाकी तुम इसको और कुछ ना समझो। विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति क्या होने लगता है, आकर्षण होने लगता है। विपरीत लिंग के प्रति क्या होने लगता है, आकर्षण होने लगता है। इसके अलावा और भी लक्षण हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर तो लिख ही गया है, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं के साथ यहाँ, और वीर्य का निर्माण, वीर्य के साथ यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हैं हम, शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो लक्षण बताए गए हैं, इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। भारत की 70% आबादी इसी उम्र में आके बर्बाद हो जाती है, खत्म, यहाँ से जीवन खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो गई, पुरुषों में यौवन आरंभ की अवस्था हो गई। और हमने साथ में क्या देखे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखे। इसके पश्चात अब हम देख लेते हैं हार्मोनल नियंत्रण की क्रिया विधि। और इसमें हमें देखना है पुरुषों में द्वितीयक अंगों का हार्मोनल नियंत्रण किस प्रकार होता है। इसमें हम देखेंगे पुरुषों में हार्मोनल नियंत्रण की क्रिया। पुरुषों में हार्मोनल नियंत्रण। अब हार्मोनल नियंत्रण से क्या होगा, पुरुषों में जो हार्मोनल नियंत्रण की क्रिया है, इससे क्या होगा, द्वितीयक अंगों के नियंत्रण की क्रिया होगी, द्वितीयक अंगों के हार्मोनल नियंत्रण की क्रिया होगी। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुरुषों में, ये तो पूरा निपटाना पड़ेगा अभी, पुरुषों में द्वितीयक अंगों के हार्मोनल नियंत्रण की क्रिया, पुरुषों में द्वितीयक अंगों के हार्मोनल कंट्रोलिंग, ठीक है, एससी लिख दिया, एससी का मतलब हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, एससी का मतलब हार्मोनल कंट्रोलिंग की क्रिया हो गई यहाँ पर, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल की क्रिया या कंट्रोलिंग की क्रिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पुरुषों में द्वितीयक अंग है, इनके हार्मोनल कंट्रोलिंग की क्रिया को यदि हम देखें तो कुछ हार्मोन्स भाग लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमें देखने के लिए मिलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सबसे पहले हमें इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया, वृषण से क्या होने लगता है, यौवन आरंभ अवस्था जैसे स्टार्ट होती है तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स कैसा होने लगता है, स्रावित होने लगता है। भाई साहब यहाँ ध्यान दो, जिसके लिए आए हो हैं, यह हार्मोन्स वृषण की लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा ऑब्जेक्ट बन सकता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, यह हार्मोन्स वृषण की कौन सी कोशिकाएं, लेडिंग कोशिकाएं। और लेडिंग कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, यह हार्मोन्स वृषण की लेडिंग या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। और जो द्वितीयक प्रजनन अंग होते हैं, ग्रंथिकाएं होती हैं, उनके रख रखाव, वृद्धि और कार्यों का नियंत्रण करता है। एक तो क्या करता है, रख रखाव, एक फिर क्या करेगा, वृद्धि, फिर क्या करेगा, कार्यों का नियंत्रण। अब देखना ऑब्जेक्ट कैसे कैसे बन सकते हैं। यहाँ से यह कह सकते हैं कि निम्न में से कौन से कार्यों को टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये भी दिए जा सकते हैं, इनके अलावा और भी कार्य दिए जा सकते हैं।
अब आप ध्यान से सुनेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा ये भी बनेगा कि वृषण की जो एक तो वृषण में कौन सी कोशिकाएं हैं, लेडिंग या अंतराली कोशिकाएं हैं। एक ऑब्जेक्ट ये भी बनेगा कि लेडिंग या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा कौन से हार्मोन्स का श्रावण किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण किया जाता है। देखो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण किया जाता है। यहाँ हर एक लाइन से आपको ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब आप ये बताओ कि सिलेबस अलग से थोड़ी है। आप यदि यहाँ अच्छे से पढ़ लो तो एक साल केवल यदि तैयारी कर ली जाए तो नीट आराम से क्वालिफाई हो सकता है। ऐसा बस पिछला बच्चा है कि एक साल में ही जाके अभी उसकी एमबीबीएस चल रही है, तुरंत हो गया था। बस ये है कि पढ़ते टाइम आपके मन मस्तिष्क में कोई दूसरे विचार ना चल रहे, तब तो पढ़ाई ठीक है, और यदि चल रहे हैं तो फिर पढ़ाई होती ही नहीं है, खत्म है वहाँ से। ये आपका क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा हार्मोन्स। दूसरे हार्मोन्स के लिए अपन चलेंगे रंगों की दुनिया में, बहुत है अपने पास कलर। इसमें क्या हो जाएगा, FSH। FSH, जो FSH है इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो पहली बात तो यहीं पर एक ऑब्जेक्ट का निर्माण हो गया। FSH का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है। एक बार वार्षिक परीक्षा में जोड़ियां जो आई, जोड़ियों में केवल फुल फॉर्म पूछे गए, केवल फुल फॉर्म। अगले चैप्टर में जब अपन हम देखेंगे तो अगले चैप्टर में भी वहां पर अपन को फुल फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। एक ही चैप्टर से उठा के सीधी 5 जोड़ियों में से 4 जोड़ियां एक ही चैप्टर की थी, फुल फॉर्म की थी। तो फुल फॉर्म भी थोड़ा बहुत अपन को देखना पड़ता है, किस पोर्शन में अपन चल रहे हैं अपन को उसमें खुद देखना पड़ता है कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा। यह हार्मोन्स लेडिंग कोशिकाओं और शुक्र नलिकाओं, कौन सी कोशिकाओं की बात करेंगे इसमें, लेडिंग कोशिकाओं की बात करेंगे। लेडिंग कोशिकाओं, लेडिंग कोशिकाएं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यदि अपन देखें तो शुक्र नलिकाएं, इसके साथ साथ क्या हो जाएंगी, शुक्र नलिकाएं। ये कौन सी नलिकाएं हैं, ये है भैया शुक्र जनन नलिकाएं। कल बताया था ना, शुक्र जनन नलिकाएं। तो जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, इनकी हमें क्या करनी है, देख रेख, इनकी वृद्धि, इनके कार्यों का क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो अब ये जो कार्य किया जाएगा वृद्धि का, रख रखाव का और कार्यों का, ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब कार्य यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट मार देंगे, आओ और यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। तो लेडिंग कोशिकाओं और शुक्र जनन नलिकाओं का रख रखाव, इनकी वृद्धि और इनके कार्यों का जो नियंत्रण किया जाता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH के द्वारा किया जाता है। FSH यानी क्या हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो अगला हार्मोन्स क्या हो जाएगा, LH हार्मोन्स। LH हार्मोन्स थोड़ी पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे L हार्मोन्स। L यानी ल्यूटिनाइजिंग और H का तो उसमें नाम है ही हार्मोन्स, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसका काम क्या रहता है, ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा स्रावित किया जाता है। पहले तो ये बात हो गई, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान संरचना पाई जाती है, जिसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, या अन्य ग्रंथियों के ऊपर क्या करती है, अपना नियंत्रण रखती है। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली, पीयूष ग्रंथि 3 पालियों से मिलकर के बना होता है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। तो उसकी अग्रपाली जो होती है, अग्रपाली द्वारा LH हार्मोन्स का क्या किया जाता है, स्राव। LH हार्मोन्स यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या किया जाता है, स्राव किया जाता है। और इस हार्मोन्स का काम क्या रहता है, जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, अंतराली कोशिकाओं को उत्तेजित करने का। कौन सी कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। इन अंतराली कोशिकाओं को उत्तेजित करने का कार्य, अंतराली कोशिकाओं को
उत्तेजित करने का जो कार्य किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? LH हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। अब हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिन, हाइपोथैलेमिक ऐसे ही लिखते हैं तोड़ तोड़ के शब्दों को, गोनेडोट्रोपिन। ये क्या करता है? ये नियंत्रण रखता है किसके ऊपर? ये नियंत्रण रखता है FSH तथा LH पर, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिन के द्वारा किया जाता है। बात समझ गए? ये है पुरुषों में द्वितीयक अंगों के हार्मोनल नियंत्रण की क्रिया। एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी इसके अंतर्गत हम लिख सकते थे। एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, यह प्रोटीन क्या करती है? शुक्र जनन नलिकाओं की सैटोली कोशिकाएं जो होती हैं उन सैटोली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित की जाती है। एक तो हमने देखा था कि उसमें हमें लेडिंग या अंतराली कोशिकाएं देखने के लिए मिलेंगी, और एक अपन देख रहे थे कि इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेंगी? सैटोली कोशिकाएं। तो जो सैटोली कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा एंड्रोजन बाइंडिंग नामक प्रोटीन का क्या किया जाता है? स्राव किया जाता है। और ये प्रोटीन क्या करती है? जो FSH हार्मोन्स होता है इसके स्रावण को कम करने का कार्य करती है। तो इसमें अपन फिर ये भी ऐड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या हो जाएगा? हार्मोनल नियंत्रण। इसके पश्चात मादा वाले पार्ट को अपन कल स्टार्ट करेंगे।